41 थी। छात्रों ने 33,059 परीक्षा केंद्रों पर 10,121 स्कूल के छात्रों ने परीक्षा दी। वहीं आईसीएसई बोर्ड, जो 12वीं के लिए आईएससी के नाम से जाना जाता है, इसमें कुल 71,141 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 48,659 लड़के थे। पटना क्षेत्र में कुल 79,984 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा के परिणाम मई में आएंगे। वहीं कई एंट्रेंस एग्जाम्स हो चुके हैं और कई होने बाकी हैं। आज भी 12वीं के बाद सबसे बड़ा क्रेज इंजीनियरिंग का है और उसके बाद मेडिकल का। 2016 में जहां जेईई मेंस में 12 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया, वहीं 2015 के आंकड़े बताते हैं कि मेडिकल की परीक्षा में 5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी बैठे। लॉ, फैशन, बीबीए और होटल मैनेजमेंट की प्रवेश परीक्षाओं में भी लाखों छात्रों ने भाग लिया। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 12वीं के बाद कितने रास्ते खुलते हैं और क्या करना होगा आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट। जी, तो 12वीं के बाद करियर को लेकर आप किस मोड़ पर खड़े होते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं आज के ज़माने में। लेकिन एक चीज़ जिस पर सबका ध्यान होना चाहिए वो ये है कि कम से कम 100 दरवाजे 12वीं के बाद खुलते हैं। वो 100 दरवाजे हम बताएंगे आपको, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ विकास कुमार हैं, करियर काउंसलर, और सौभाग्य की बात है हमारे साथ डीपीएस रांची के प्रिंसिपल डॉक्टर राम सिंह भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राम सिंह, पहला सवाल सीधा आपसे, चूंकि आप ऐसे बच्चों को सीधा डील करते हैं। 12वीं के बाद जब करियर पाथ चुनने की बात आती है तो किन चीज़ों को ध्यान में रखकर, आधार में रखकर, कंसीडर करते हुए करियर प्लानिंग करनी चाहिए गार्जियन को भी और बच्चों को भी? देखिए, मेरा मानना है कि जो करियर की प्लानिंग है 12वीं के बाद नहीं, थोड़ा पहले से शुरू होनी चाहिए। क्योंकि जो 11th में जब बच्चे एडमिशन लेते हैं तो अपने एप्टीट्यूड के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार और अपने स्किल को देखते हुए वो चुने। और जो बच्चों का एप्टीट्यूड होता है, इंटरेस्ट का, अगर उनको सब्जेक्ट मिलता है या करियर मिलता है तो उसमें बच्चे, उनका जो लाइफ है बहुत अच्छी होती है और बच्चे उसको एंजॉय करते हैं। आज के दौर में आप क्या देख रहे हैं, सबसे पसंदीदा करियर क्या हो रहा है बच्चों का? देखिए, हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उस तरह से ग्लोबलाइजेशन के कारण, आईटी के कारण इतने करियर ऑप्शंस आए हैं कि बच्चे अगर किसी फील्ड में अच्छा नहीं कर पाते हैं तो उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज भी इंजीनियरिंग का अपना क्रेज है, लेकिन इंजीनियरिंग के साथ में जो हमारे कॉमर्स के, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के बच्चे हैं, जो उनका होटल मैनेजमेंट, वो एनडीए की तरफ जा रहे हैं, उसमें वो अच्छा कर रहे हैं और हमको लगता है कि इस करियर ऑप्शन बने उनके लिए अच्छा रहेगा। जी, तो 12वीं के बाद आमतौर पर जो आज भी चलन में है हमारे यहाँ, वह सबसे पहले नाम इंजीनियरिंग का आता है और फिर मेडिकल का, और उसके बाद अब तो करियर की इतनी संभावनाएं और इतने क्षेत्र हैं कि क्या कहा जाए। विकास कुमार जी हमारे साथ है। विकास कुमार, आपको क्या लगता है क्यों अभी भी मेडिकल और इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और अगर है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसके क्या परिणाम पूरे हमारे समाज के खाका पर या स्टूडेंट्स के करियर के लिहाज से आपको लगता है इसका क्या इंपॉर्टेंस है? हर सिक्के के दो पहलू हैं। पहला सकारात्मक पहलू है। हम लोगों ने अपने स्तर पे एक रिसर्च रांची में किया था सर्वे, और हम लोगों ने पाया कि 47% स्टूडेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं। रांची शहर का ये आंकड़ा है। 2011-12 में हम लोगों ने एक सर्वे किया था। नेशनल लेवल पे भी सबसे बड़ी बात ये क्या है कि रोजगार के अवसर और सीधे अवसर इंजीनियरिंग से मिलते हैं। आज एक परसेप्शन बना हुआ है कि एक बच्चा जो बीटेक करेगा उससे नौकरी सीधे मिलेगी। तो जिस स्ट्रीम से कैरियर की सिक्योरिटी रहेगी उस कैरियर को चुना जाएगा। एक रेपुटेशन होगा, प्रेस्टीज हो गया। मेडिकल का भी सेम स्टेटस है। दूसरी बड़ी बात क्या है, इंजीनियरिंग में आज इंडिया में 3,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं और 16 लाख से ज्यादा सीटें हैं। मेडिकल में यद्यपि सीटें कम है फिर भी क्रेज बरकरार है, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर होना पहला सपना है। और हम लोग कहते हैं कि बिहार झारखंड में खास करके डिक्शनरी में IEM ही है। आई से IAS IPS, ई से इंजीनियरिंग, एम से मेडिकल। साइड इफेक्ट ये क्या है कि अगर 16 लाख सीटें इंजीनियरिंग में विद्यमान है तो आप मान के चल सकते हैं कि 6 लाख सीटें का कोई मायने नहीं है। वहां पढ़ने वाले बच्चे का कोई भविष्य नहीं है। और अभी भी
लगभग 80% बच्चों को पाया जा रहा है कि वो अनएम्प्लॉयबल हैं। जी। ये साइड इफेक्ट है। जी। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इंजीनियरिंग आप न करें, पर इसको जरूर जानें। मेडिकल के संदर्भ में क्या है, मैंने अपने निजी अनुभव में देखा है कि बच्चे एक क्रेज में मेडिकल लेते हैं, पर कितनी टफ है उसकी सिलेक्शन उसका अंदाजा नहीं होता है, और एट द एंड ऑफ द डे दे आर वेरी मच कंफ्यूज एंड एंड अप इन डिप्रेशन। तो ये भी एक चुनौतियां हैं, पर दोनों कैरियर काफी बेहतरीन है, संभावना है, पर इसके आगे भी संभावना है, इसको नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता। आज के दौर में करियर काउंसलर विकास कुमार का मानना है कि आज के दौर में दो चीजें जो लोग सबसे ज्यादा कंसीडर कर रहे हैं, एक तो प्लेसमेंट, नौकरी कहाँ मिल रही है, प्लेसमेंट्स बहुत बड़ा कंसिडरेशन है, और दूसरी ऑप्शंस, सीट्स। ये कह रहे हैं कि 16 लाख लोग हैं, तो ये दोनों चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। बहरहाल डॉक्टर राम सिंह साहब हमारे साथ हैं। सर, आप फिजिक्स के टीचर हैं, आपके सब्जेक्ट्स के जो विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं आपसे ये जानना चाहेंगे कि सब्जेक्ट में जिनका फिजिक्स में इंटरेस्ट है वो लोग करियर में क्या रास्ता देखें, आप क्या सुझाव देते हैं? देखिए, फिजिक्स तो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, चाहे बच्चे इंजीनियरिंग के लिए जाएं या मेडिकल के लिए जाएं, उसमें फिजिक्स का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बड़ी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, डिस्कवरी है इसमें। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, अगर इंजीनियरिंग मेडिकल में नहीं हुआ तो फिजिक्स में ही अगर बच्चा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, अपना करियर बना रहा है, रिसर्च में जा रहा है। आज के बच्चे अभी बाहर भी जाने का, यूएसए जाने का बड़ा है, यूरो स्पेस में जा रहे हैं, तो फिजिक्स, अगर केवल फिजिक्स में ही वो अपना आगे का करियर चुनता है तो उसमें अच्छे बच्चे कर सकते हैं। जी, फिजिक्स में भी अच्छे रास्ते हैं। हमने ये बात डॉक्टर राम सिंह से इसलिए करवाई क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने सब्जेक्ट से बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इसको करियर में वो लेकर आगे बढ़ें। विकास कुमार जी, हम जब बात करते हैं करियर की तो मोस्टली हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। साइंस के अलावा दूसरे स्ट्रीम्स में भी बच्चे हैं, उनके लिए उनका भी करियर है और उनके लिए क्या रास्ते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती। क्यों नहीं होती और क्या होना चाहिए इसमें? बिल्कुल चर्चाएं तो नहीं होती है, फिर भी रास्ते बहुत खुले हुए हैं। आज की डेट में अगर सीबीएसई बोर्ड में देखें तो विद्यार्थी, कई मेरिटोरियस बच्चे जो 10 CGPA लाते हैं, 9.8 लाते हैं, वे भी कॉमर्स को अच्छे अच्छे स्कूलों में करते हैं। कई बड़े स्कूल हैं, जैसे डीपीएस रांची के प्रिंसिपल सर बैठे हुए हैं, यहाँ काफी हाई कट ऑफ कॉमर्स के लिए भी जाता है। कॉमर्स में जो बच्चे कर रहे हैं, रास्ते अनंत खुल रहे हैं। मैं तेजी से एक समरी करता हूँ, कुछ ऑप्शन बता दूं। उन बच्चों के लिए सीए का बनने का रास्ता खुला हुआ है, सीएस का रास्ता खुला हुआ है। इसके अलावा क्लैट एक बहुत बड़ा ऑप्शन है लॉ में। लॉ में आपको बता दूं, लॉ में 25 से ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, जिसमें कि आपका क्लैट एक इंपॉर्टेंट है, हम लोग चर्चा भी यहाँ कर चुके हैं। फैशन टेक्नोलॉजी, ये भी एक बड़ा विषय है। निफ्ट सबसे बड़ा एग्जाम होता है, 2200 से ज्यादा बच्चे की सीट वहां भी रहती है। फैशन के अंतर्गत ही आपको अभी आईआईटी बॉम्बे में भी यूसीट के माध्यम से दाखिला मिलता है। एनआईडी अहमदाबाद में 100 से ज्यादा सीटें हैं। ये दो कैरियर हुए। होटल मैनेजमेंट, आपको आश्चर्य होगा, होटल मैनेजमेंट की एक परीक्षा से 7000 से ज्यादा सीटों के लिए दाखिला मिलता है। बीबीए एक बहुत बड़ा रास्ता है। 3 दिन पहले दर्शकों को हम बता भी दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट बीबीए की घोषणा हो गई है, जिसमें कि बच्चे दाखिला ले सकते हैं। शर्त है कि मैथमेटिक्स उनका होना चाहिए। इसके अलावा अभी ट्राइस्ट कॉलेज और अभी बहुत उभरता हुआ कैरियर जो बच्चे रांची में भी प्रेफर कर रहे हैं, वो इंटीग्रेटेड एमबीए है जो आईआईएम इंदौर से कर रहे हैं। तो अनंत रास्ते खुल रहे हैं। इसके अलावा ये बच्चे जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स भी होते हैं, वो फिर पीजी में जाकर के विभिन्न कैरियर पाथ को चुन सकते हैं। इसलिए संभावनाएं बहुत अधिक हैं। और आपको ये भी बता दें, कई साइंस के बच्चे जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट होते हैं, 12th के अंत आते आते जब उन्हें लगता है कि उनका ड्रीम पूरा नहीं होगा, वे भी इन ऑप्शंस को पूरा करते हैं। इसलिए कॉमर्स वालों को सावधान रहने की जरूरत है। 12वीं के शुरू से ही अलर्ट रहें। ठीक है, आपकी बात स्पष्ट है, लेकिन समस्या यहाँ क्या है कि एक करियर ऑप्शन या करियर पाथ में आगे बढ़ने से पहले निर्णय किस आधार पर हो। विषय है, मुझे फला विषय पसंद है, एक ये तो बात हो गई। दूसरी तरफ है कि जो पूरा संसार पसरा हुआ है उसकी जानकारी भी चाहिए। तो इसके बीच से रास्ता कैसे निकले? आप करियर काउंसलर हैं, काउंसलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, इंफॉर्मेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, और ये इसका क्या रास्ता बन पड़ रहा है ऑर्गेनाइज्ड हमारे सोसाइटी में? अभी राष्ट्रीय स्तर पे इसके लिए काफी संस्थाएं काम कर रही। 2 सीधा रास्ता है कॉमर्स के बच्चों के लिए। मेरा स्पष्ट मानना है कि एक
11वीं परीक्षा के फाइनल के बाद तय कर लें कि कहाँ उनकी IQ है, लेवल है, पढ़ाई करें। अभी हम लोग कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, देश भर में होते हैं मानक, उसके आधार पे 5-6 कंपोनेंट की टेस्टिंग होती है कि आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी हाई या नहीं है, रीजनिंग एबिलिटी है कि नहीं, वर्बल एबिलिटी है कि नहीं, स्पेशल एबिलिटी है कि नहीं। तो इन 6 डायमेंशंस पे टेस्ट करने के बाद ये पता लगता है कि बच्चा किस में अच्छा कर सकता है। ये एप्टीट्यूड टेस्ट कब से लेने लायक हो जाता है एक बच्चा? देखिए, सामान्यतः अभी हमारे यहाँ जो परंपरा है, बच्चे अभी आश्चर्य करेंगे 12th के बाद आना चाहते हैं। बड़े शहरों में ट्रेंड 10वीं के बाद आ चुका है। हमारे बिहार झारखंड में स्पष्ट है 10वीं के बाद पहली ऑप्शन मैथमेटिक्स है, फिर बायो है, फिर कॉमर्स है। ठीक है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट का उपयोग बहुत नहीं हो पाता है, लेकिन अभी ट्रेंड आया है 10वीं के बाद सबसे माकूल मेरे हिसाब से होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर राम सिंह सर, ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट की बात है, ये सीधा सीधा एक इंडिकेटर है कि आप करियर प्लानिंग आपने शुरू कर दी है। आपके हिसाब से सही समय क्या है जब एक बच्चे के करियर के लिए प्लानिंग शुरू करनी चाहिए, या इस तरीके से किसी ऑर्गेनाइज्ड या तय साइंटिफिक मेथड के लिए जाना चाहिए? नहीं, इसके लिए तो मैं विकास कुमार से सहमत हूँ कि जो अभी 10th के बाद होता है, तो हमको लगता है 9th क्लास से बच्चों की स्ट्रेंथ को जानना जरूरी होता है, उनके इंटरेस्ट को जानना जरूरी होता है। तो 9th क्लास से अगर बच्चों को एप्टीट्यूड टेस्ट ले करके उस तरह से सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया जाए। और अभी स्कूलों का दायित्व जो है बढ़ गया है, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशंस है बच्चों के पास, जिसमें कौन सी इंफॉर्मेशन राइट है, कौन उनके एप्टीट्यूड के अनुसार है, इसका सिलेक्शन कर सकें तो अच्छी बात होगी। तो स्कूल अब ऐसी जो फैसिलिटी है करियर काउंसलर के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं अपने स्कूलों में, तो इससे लगता है कि बच्चों का 7th ऑनवर्ड्स जो है, अगर उनको इसके बारे में जानकारी दी जाए तो अच्छी बात रहेगी। जी, तो 12वीं तो एक बहुत बड़ा गेट है। 12वीं के बाद जो ऑप्शंस खुलते हैं, एक आप मैदान में आ जाते हैं। 12वीं के पहले तक आप स्कूल में होते हैं और स्कूल की बहुत बड़ी भूमिका होती है आपके पूरे करियर को शेप अप करने में और आपके पूरे एप्टीट्यूड को शेप अप करने में। तो स्कूल की भूमिका, और जब स्कूल से बाहर बच्चा निकलता है बहुत सारी समस्याएं भी आती है, उस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए कशिश पर। अजंता खाने को बनाए रंगीन, खूबसूरत और आकर्षक। बेकिंग पाउडर और फूड कलर्स की दुनिया में 60 वर्षों का विश्वास। अजंता। 24 अप्रैल झारखंड के लिए एक बड़ा दिन। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आएंगे जमशेदपुर, करेंगे देश भर के पंचायती राज प्रतिनिधियों को संबोधित, देंगे जन भागीदारी से ग्राम विकास और ग्राम विकास से देश के विकास का मंत्र। देश भर की सभी ग्राम सभाओं तक होगा इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। आप भी जुड़ें और उठाएं लाभ, हिस्सा बने ग्रामोदय से भारत उदय का। साधारण धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1410 रुपए प्रति क्विंटल। इससे कम कीमत पर धान की बिक्री ना करें। धान बिक्री करने के लिए अपने ब्लॉक में चिन्हित धान क्रय केंद्र पर जाएं। किसी भी तरह की कठिनाई होने पर तुरंत संपर्क करें। उपायुक्त से, जिला आपूर्ति पदाधिकारी से या फिर जिला सहकारिता पदाधिकारी से। फसल का उचित दाम तो किसान के चेहरे पर खिले मुस्कान। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 12वीं के बाद करियर पाथ की। करियर के क्या रास्ते हैं? कम से कम 100 रास्ते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। 100 की लिस्ट हम अपनी स्क्रीन पे चला रहे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ एक झलक है। आज की तारीख में कोई गिनकर ये नहीं बता सकता कि कितने करियर के रास्ते हैं 12वीं के बाद, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सबको मिला के। लेकिन 12वीं के बाद जो रास्ते खुलते हैं उनके बीज स्कूल से ही पढ़ सकते हैं, पढ़ने चाहिए। आज जिस तरह के एजुकेशन सिस्टम में हम बैठे हैं, डॉक्टर राम सिंह साहब, आज जो शिक्षा की बात होती है, एक संपूर्ण होलिस्टिक अप्रोच की बात होती है, उसमें उसके एलिमेंट्स क्या हैं? एक तो हम जानते हैं कि भाई विषय हमें पढ़ना चाहिए। ये परंपरा से अब सब लोग जानते हैं कि भैया गणित में मजबूत हो जाओ, अंग्रेजी में मजबूत हो जाओ, साइंस में मजबूत हो जाओ। तो ये विषय की तो बात है, लेकिन जब होलिस्टिक अप्रोच की बात आती है तो उसमें और क्या क्या एलिमेंट्स है?
देखिए, मेरा भी मानना है कि एजुकेशन, राइट एजुकेशन जो है वह होलिस्टिक एजुकेशन है। आज के डेट में हम ग्रोथ करते जा रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, हमारे अच्छे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स निकल रहे हैं, लेकिन जो उनकी वैल्यूज है, जो पर्सनालिटी है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, कहीं ना कहीं ये मिस होती है, या जो उनका ग्लोबल अप्रोच है वो मिस होते जा रही है। इसलिए स्कूलों में आज के डेट में राइट एजुकेशन के लिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत है, हम लोग कोशिश करते हैं कि स्कूल में केवल बच्चे अपने मार्क्स के द्वारा, अपने किसी कंपटीशन में जो निकाले हैं उसके द्वारा न पहचाने जाएं, रैदर उनकी जो सोच क्या है, रेस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, राष्ट्र के प्रति कितना समर्पण है, क्या वैल्यूज है, अपने सोसाइटी के लिए क्या करने की इच्छा है, ये भी उनमें डेवलप हो। इसलिए पर्सनालिटी ट्रेट्स जो है बच्चों का, वो क्लास से ही होता है। जो करेक्टर का डेवलपमेंट होता है, चरित्र निर्माण जो होता है, वह क्लास से ही होता है। जब बच्चे स्कूल में आते हैं, जिनकी रेगुलरिटी कैसी हो, किस तरह के ड्रेस पहने, अपने स्कूल की यूनिफॉर्म को पहन के कितना वो प्राउड फील करें, और ये सभी जो है वो केवल स्कूल में हो सकता है। और जितने भी सुविधाएं हैं, जो कोचिंग्स हैं, उनके द्वारा बच्चे कंपटीशन में निकाल सकते हैं, कैरियर में पा सकते हैं। लेकिन एक अच्छी जिंदगी और एक इंक्लूसिव जो लाइफ है जीने के लिए स्कूल का दायित्व ज़्यादा है। और हमको लगता है कि डीपीएस रांची केवल अपने बिहार झारखंड में सबसे ज़्यादा आईआईटी और मेडिकल प्रोड्यूस करने वाला इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि हम चरित्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। और दोनों का संबंध भी है। दोनों का संबंध भी है जी। विकास कुमार जी, करियर शेप अप करने में इस बात का कितना इंपॉर्टेंस है कि किस तरीके से आपने अपने पूरे चरित्र को तैयार किया, आप कह सकते पूरी पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को तैयार किया, करियर निर्माण में इसका क्या उपयोग है? बड़ा ही पेचीदा प्रश्न है और शार्प प्रश्न है जी। मैं अपने अनुभव से देखा हूं कि पिछले 10 वर्षों से मैं जो बोकारो और रांची में रहा हूं, मैं ये देखा हूं कि जो आईटीएंस है खास करके, उनके व्यक्तित्व की एक झलक होती है। वो ऐसे किसी के साथ दोस्ती नहीं करता है जो आईटी नहीं करने वाला हो जी। एक व्यक्तित्व की खासियत होती है, वो फोकस्ड होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है। एक चीज। दो, बच्चे जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा है वे आज्ञाकारी होते हैं। तीसरे, वे अपनी क्षमता पे यकीन करते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट है, और एक सामान्य शिक्षकों के प्रति भी उतना ही सम्मान रखते हैं। तो आप जितने भी सफल बच्चे देखेंगे, उनमें आप एरोगेंस का अभाव पाएंगे, शालीनता, विनम्रता, और जो होलिस्टिक एजुकेशन की बात डॉक्टर राम सिंह सर कर रहे थे, निसंदेह उनमें वो पाई जाती है। कई बार वो किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट न करें, पर उनके पर्सनालिटी का एक अहम हिस्सा होता है, जहां उनकी पूरी पर्सनालिटी डेवलप्ड होती है और इंटीग्रेटेड होती है, जिसके कारण उनके सफल होने में उन्हें सहायता मिलती है। ये क्या क्राइसिस मैनेजमेंट में भी ये मदद करता है विकास कुमार जी? क्योंकि जब हम 12वीं की बात करें तो 12वीं के परिणाम आने के बाद और जो आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं उसके परिणाम आने के बाद कई बार निराशाजनक स्थिति उत्पन्न होती है, उसमें किस तरीके से कोप अप करते हैं और उसमें क्या ये काम आता है? निश्चित रूप से काम आता है। देखिए, ये जो निराशा की बात आती है, मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि अभी 2 दिन के बाद आपको आश्चर्य होगा, 27 अप्रैल आने वाला है, और 27 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच आप अनेकों घटनाएं देखेंगे। मेडिकल एंट्री होती है, बच्चे निराशा के फेज में चले जाते हैं। 3 अप्रैल को इस बार जेईई मेन की परीक्षा हुई। आश्चर्य कीजिएगा, 3 अप्रैल को ही सारे बच्चों को पता चल गया था उनका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। आंसर शीट डिस्प्ले हो गए हैं, फिर भी बच्चे 27 तारीख का इंतजार करेंगे कि अब मैं निराश होऊंगा। बड़ी कड़ी ये आती है संवादहीनता। अगर अभिभावक से संवादहीनता की स्थिति नहीं रहेगी, ये निराशा नहीं होगी। इसमें दोनों की भूमिका है। जी। डॉक्टर राम सिंह, आप क्या सजेस्ट करेंगे ऐसे अगर ऐसी स्थिति आती है एग्जाम के बाद, अभी रिजल्ट के बाद निराशाजनक स्थिति आती है, संतोषजनक रिजल्ट नहीं मिलता, जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, उसको कैसे फाइट आउट करें बच्चे और जो गार्जियन है? इसमें पेरेंट्स का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी बच्चों के ऊपर अपने जो ड्रीम है, जो अपनी संभावनाएं हैं, वो बच्चों के ऊपर लाद देते हैं और बच्चे उस प्रेशर में रहते हैं। मैं फिर से उसी को रिपीट करना चाहूँगा कि आज के समय की विशेषता ये है, इतने कैरियर ऑप्शन है। अगर किसी एक एग्जाम में, किसी एक कंपटीशन में अगर बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरे रास्ते हैं जिसमें बच्चा अच्छा कर सकता है। अल्टीमेटली जिसमें वो अच्छा कर सकता है, उसी रास्ते पर वो जाएगा। और पेरेंट्स को बच्चों के साथ में रहने की ज़रूरत है।
और करियर काउंसलर से अगर कुछ राय लें पेरेंट्स तो और अच्छी बात होगी। स्कूल से भी कांटेक्ट में रहें और बच्चों को अकेले न छोड़ें, और केवल ये बच्चों का करियर केवल बच्चों पर ही न रहे, साथ में स्कूल और पेरेंट्स मिल के उसका हेल्प करें इस पीरियड में, तो बच्चे जो है क्राइसिस से निकल सकते हैं। जी, और इस क्रम में जब बच्चों की हम बात करते हैं, आजकल जो एजुकेशन सिस्टम जो हम फॉलो कर रहे हैं उसमें एक्सपोजर की भी एक बड़ी बात होती है कि बच्चों को एक्सपोजर किस तरीके से ज़्यादा मिले। गार्जियन भी ये चाहते हैं, अभिभावक भी ये चाहते हैं। जैसे कुछ जो स्कॉलरशिप्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, NTSC है या ओलंपियाड्स हैं, इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें जो अब बहुत पॉपुलर हो रहे हैं हमारे यहाँ, इनका क्या इंपॉर्टेंस आप देखते हैं और इनको कितनी तवज्जो देनी चाहिए अपने बच्चों के लिए? देखिए, जो करियर की बात हो रही थी कि कब से इनकी तैयारी करें, आजकल तो क्लास 7th ऑनवर्ड्स जो है बच्चों के लिए डिफरेंट ओलंपियाड आते हैं, जो बच्चों का रीजनिंग है, थिंकिंग स्किल है, एप्लीकेशन स्किल है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कैसे करें, OMR सीट को कैसे भरें। तो क्लास 7 से बच्चे जो ओलंपियाड होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और पेरेंट्स भी बड़े एंथुसियास्टिकली बच्चों को प्रमोट करते हैं। इससे जो बच्चे कंपटीशन की तरफ यहीं से तैयारी उनकी ऑटोमेटिकली जो है होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जब हम 10th क्लास में पहुंचते हैं तो हमारे जो RMO के, उसके बाद KVPY के और एग्ज़ाम होते हैं, NTSC के जो एग्ज़ाम होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपको हम बताएं कि NTSC का जो एग्जामिनेशन है वो नेशनल लेवल का है। जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन तक, जब तक वो शिक्षा लेते हैं तब तक उसकी स्कॉलरशिप मिलती है। और हमने इवन IAS IPS को भी ये कहते सुना पाया है कि प्राउडली बोलते हैं कि हम NTSC स्कॉलर रहे हैं। और जो बच्चे NTSC स्कॉलर रहे हैं ऑटोमेटिकली उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड कॉन्फिडेंस, उनका मोरल इतना हाई हो जाता है कि बच्चे वो ऑटोमेटिकली अच्छा आगे जाके कर लेते हैं। तो ये सभी एग्जाम में पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, और जिससे बच्चे कंपटीशन की तरफ एक्वेंट हो जाएंगे। तो जो एक क्राइसिस मैनेजमेंट की बात हो रही है कि करियर में क्वालिफाई नहीं करने पर वो बच्चे हतोत्साहित नहीं होंगे या कुछ और कदम की तरफ नहीं बढ़ेंगे। और ये जो अभी देखिए देश है बहुत बड़ा हो गया है इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, और बच्चे केवल देश में ही अपना करियर नहीं सोच रहे हैं, हमारे बहुत से बच्चे बाहर भी जा रहे हैं और वहाँ पर भी बड़े अच्छे कर रहे हैं। तो बच्चों को बहुत हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, और जितने ओलंपियाड हैं, जितने स्कॉलरशिप हैं, KVPY है, इन सभी एग्जाम में बच्चे भाग ले रहे हैं और इसमें जो अच्छे कर रहे हैं वो अच्छा आगे जाके भी करेंगे। जी, तो सवाल यह है कि जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से आप अपने आप को ढालना है। आपको ज़रूरतें क्या है ये कैसे पता चलेगा, और आप भविष्य में आपका करियर कैसा होगा ये कैसे पता चलेगा? ये जानकारी से पता चलेगा। ये युग जानकारी का है। जानकारी के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, और जानकारी के अभाव में अगर आप तकलीफ में पड़ते हैं तो ये वाकई बड़ी तकलीफ की बात है। इसलिए जानकारी रखिए, जागरूक रहिए, और फिर आगे रास्ते ही रास्ते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के लिए बने रहिए कशिश न्यूज़ पर, लेकिन हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। बहुत परेशान हो बाबा। तुम्हारी पढ़ाई और शादी की चिंता सताई जा रही, और उसमें से ये फसल होगी कि नहीं होगी। हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो, और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। पर ये बीमा करेगा कौन? किसी भी कृषि इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर फसल बीमा करा लो। किसी कारण अगर फसल नष्ट हो गई तो 25% तक की राशि का भुगतान तुरंत, और बाकी की राशि नुकसान आकलन के बाद। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। सेल सिटी, जिसकी बुनियाद में है कशिश डेवलपर्स की विश्वसनीयता, आइडियल लोकेशन, रांची के बीच लेकिन शोरगुल से दूर, पास में एयरपोर्ट, स्टेशन, स्कूल और अस्पताल, जहां पड़ोस में है JSCA स्टेडियम, हाई कोर्ट, विधानसभा और राजधानी के प्रतिष्ठान, किलाबंद सुरक्षा, खुशनुमा वादियों के बीच मॉडर्न लाइफस्टाइल, कैंपस में डेली नीड्स, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट का मुकम्मल इंतजाम, अ कंप्लीट
टाउनशिप आपको देता है सुविधा संपन्न घर, बजट के मुताबिक चुनने के विकल्प। सेल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। किरण सॉफ्टटेक, बस एक ही नाम। हम आपको देते हैं एक बेहतरीन और किफायती सॉफ्टवेयर, वेबसाइट एंड बल्क एसएमएस सेवा। वी प्रोवाइड डिजाइन वेबसाइट, ई कॉमर्स, रिचार्ज, एमएलएम, इन्वेस्टमेंट, मनी ट्रांसफर सॉफ्टवेयर और बल्क टेक्स्ट एसएमएस, वॉइस एसएमएस और भी बहुत कुछ। सो हरी, बुक योर वेबसाइट टुडे। पीएम मोदी रविवार की दोपहर करीब 2 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, जहां से हेलीकॉप्टर के जरिए वे जमशेदपुर के लिए रवाना होंगे। 2:30 बजे सोनारी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। 2:55 पर सोनारी एयरपोर्ट से जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां 3 बजे से उनका कार्यक्रम शुरू होगा। रांची में जिला प्रशासन ने पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी है। स्थानीय नीति को लेकर रविवार को आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच ने झारखंड बंद बुलाया है। बंद के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, इस लिहाज से जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। नीतीश कुमार को औपचारिक रूप से जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। पटना के एसकेएम हॉल में शरद यादव ने उनके नाम का प्रस्ताव पेश किया और फिर सभी ने इसकी मंजूरी भी दे दी। वीर कुंवर सिंह की जयंती को लेकर बीजेपी ने विजय उत्सव मनाया। पटना के रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में भूपेंद्र यादव